नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और सोसाइटी को समझने में मदद करता है, जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। और इस अप्रोच से जुड़े रिक्स के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल्स के बारे में आइए देखें कि कैसे रिक्स ने इस थ्योरी को अपनाते हुए कुछ खास मॉडल्स विकसित किए और इन मॉडल्स की क्या विशेषता हैं। आइए शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि आपने कभी सोचा है कि समाज और सरकारी व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच के बारे में, जिसमें सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर या संरचना मानते हुए बहुत से फंक्शंस या हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार इस अप्रोच को सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से लिया गया है, जहां सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर के रूप में डिस्क्राइब या व्यक्त किया जाता है। इस अप्रोच को विकसित फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेलानोव्स्की व रेडक्लिफ ब्राउन ने किया। मेलानोव्स्की व रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार एक समाज या सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर होता है और फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जो एक शरीर के अंगों के समान कार्य करते हैं, जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया। इन सभी फंक्शंस को एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है ताकि एक सोसाइटी संयोजित या एज ए होल काम कर सके। स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर: ए पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप दैट बिकेम स्टैंडर्ड ऑफ ए सोसाइटी इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। मीन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का एक रिलेशनशिप होता है जो एक सोसाइटी में नॉर्म्स, ट्रेडिशंस या कस्टम्स एक स्टैंडर्ड के रूप में बन जाते हैं, जिसके खराब होने से सोसाइटी हैंडीकैप भी हो सकती है। अब फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैटर्न ऑफ एक्शन। मीन्स जो स्ट्रक्चर्स कार्य कर रहे हैं उनके पैटर्न्स का रिजल्ट क्या है। जैसे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फंक्शंस है स्टूडेंट को नॉलेज देना। इस पर इफेक्ट उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पैटर्न्स का होगा, जैसे एजुकेशनल प्लान, चैप्टर प्लान, स्टडी मेथड्स आदि। इसी प्रकार फंक्शंस स्ट्रक्चर के पैटर्न का रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू सेवेल, स्ट्रक्चर्स एक सिस्टम के वे हिस्से या पार्ट्स हैं जो अधिक स्टेबल हैं और कंपलसरी भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे कभी चेंज नहीं होते, लेकिन वे फंक्शन से काफ़ी स्लोली चेंज होते हैं। फंक्शंस स्ट्रक्चर से काफ़ी डायनेमिक होते हैं, मींस तेज गति से चेंज होते हैं और स्ट्रक्चर्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर्स या संरचनाओं को पहचानना अक्सर आसान होता है क्योंकि उनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है और उनमें अनेक सब सिस्टम्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होकर कार्य करते हैं। वे इंडिपेंडेंट होकर भी कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉलिसी सिस्टम में स्ट्रक्चर्स सिस्टम के कार्यों को चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या वे जो किसी पॉलिसी साइकिल में गोल सेट करने में हेल्प करते हैं। इनमें सरकारी विभाग, एनजीओ, सामुदायिक संगठन या कम्युनिटी ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइजनस्टाइन, फंक्शंस एक स्ट्रक्चर की क्वालिटी की तरह होते हैं जो यह बताते हैं कि एक स्पेसिफिक गवर्नेंस सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है और वह कैसे स्टेबल रहता है और उसमें कैसे बैलेंस क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू एलमेंट एंड कॉलेमन, गवर्नेंस सिस्टम के अंतर्गत कुछ निश्चित चीज़ें होती हैं, उनके बिना एक सिस्टम नहीं चल सकता। फंक्शंस सिस्टम के डिफरेंट सबसिस्टम्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करते हैं। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का मीनिंग। इस अप्रोच के अनुसार सोसाइटी को एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जिसमें अलग अलग सबसिस्टम्स या हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर स्टेबिलिटी या ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। या तो स्टेबिलिटी या स्थिरता रहेगी, या ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन होगा। इस अप्रोच के तहत हमारी सोसाइटी को समझने के लिए हमें उस सिस्टम के सबसिस्टम्स या अलग अलग हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए जो वेरियस एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करते हैं। उसी के साथ ही उनके परस्पर इंटरेक्शन को भी समझना चाहिए कि वे सभी सबसिस्टम्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट या बिहेव करते हैं। इस अप्रोच की कुछ मेन अजम्पशंस हैं जिनको हम वन बाई वन समझेंगे। पहला, एक सोसाइटी या समाज में स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं होती हैं, साथ ही कुछ फंक्शंस या कार्य होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और एट लास्ट वे सभी मिलकर सोसाइटी में एक संतुलन या सोशल इक्विलिब्रियम या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, सोशल सिस्टम में दोनों स्ट्रक्चर्स व फंक्शंस होते हैं जिनके बिना सोशल सिस्टम सुचारू रूप से नहीं चल सकता। बिना स्ट्रक्चर्स व फंक्शन के एक सोशल सिस्टम डेड बॉडी की तरह होता है। तीसरा, स्ट्रक्चर्स एक सिस्टम के फंक्शन की नीड्स को पूरा करने के लिए होती हैं। फोर्थ पॉइंट, बहुत से स्ट्रक्चर्स व उनके बीच में एक सिस्टमिक फंक्शनलिटी होती है जो यह मेंटेन करती है कि
उस सिस्टम के अंदर एक स्टेबिलिटी या बैलेंस मेंटेन रहे। इस प्रकार स्ट्रक्चरल फंक्शनल सोसाइटी को एक ऐसे सिस्टम के रूप में दिखता है जहां सेवरल पार्ट्स और सबसिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर स्टेबिलिटी या ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देते हैं। या तो स्टेबिलिटी रहेगी या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब हम जानेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के डेवलपमेंट के बारे में। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की शुरुआत अर्ली 1800 में मानी जाती है। इसमें फ्रेंच और ब्रिटिश फिलोसफर्स जैसे कि कॉमेट, स्पेंसर और दुर्खाइम ने सोसाइटी को समझने के लिए एक बायोलॉजिकल मेटाफोर या उपमा का प्रयोग किया। वे मुख्यतः समझना चाहते थे कि एक सिस्टम कैसे काम करता है, वह यह सिस्टम स्टेबिलिटी या बैलेंस कैसे बनाए रखता है। उन्होंने सिस्टम्स की नीड्स व उसके अंतर्गत सब सिस्टम्स एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं और एक व्यक्ति किस प्रकार एक सोसाइटी में फिट होता है या उसे अडेप्ट करता है, इस बारे में बात की। 1950 एंड 1960 के बीच अमेरिकन सोशलिस्ट टॉलकॉट पार्सन व उनके फॉलोअर्स ने इस अप्रोच को समझने में बड़ा योगदान दिया या कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद यह अप्रोच सोसाइटी को समझने के लिए बहुत बड़ी एक टूल बन गई। पार्सन्स को लगता था कि शेयर्ड नॉर्म्स या वैल्यूज एक सोसाइटी को एक साथ रखने के लिए एक ग्लू की तरह काम करते हैं। पार्सन्स ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसमें सोशल सिस्टम्स को स्टेबल रखने के लिए 4 चीज़ें काम करती हैं, जिन्हें पार्सोनियन वेरिएबल्स बोला जाता है। वे हैं AGIL, एडेप्टेशन, अचीविंग गोल्स, इन्फ्लुएंसिंग आउटकम्स और लेटेंसी या मेंटेनिंग पैटर्न्स। एडेप्टेशन मीन्स ए सोशल सिस्टम नीड्स टू अडेप्ट in accordance with the emerging demands of its environment. Goal attainment means a social system needs to define and accomplish its goals. Integration means regulation of interrelationship between all the components is essential. And at last, latency means a social system needs to preserve and enhance the sense of motivation among the masses. Maintenance of social patterns contributes to the creation of this motivation. Robert Merton, जो कि टॉलकॉट पार्सन के स्टूडेंट थे, उन्होंने इस थ्योरी को चैलेंज किया, वह इसको मॉडर्न बनाया। उन्होंने यह कहा कि सभी फंक्शंस एक सिस्टम के सर्वाइवल के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ फंक्शंस एक सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं और कुछ कम। यह सब सिस्टम की सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। मर्टन के अनुसार एक सोसाइटी में 5 प्रकार की विकृति होती हैं, मीन्स डेविएंट बिहेवियर होते हैं, जो है कन्फर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म एंड रिवेलियन। यह विकृति या डेविएंट बिहेवियर समाज के विभिन्न ग्रुप्स को एक साथ लाता है, वह उनको जोड़ने का काम भी करता है। मर्टन व पार्सन्स के वेरिएबल डायग्राम में दिखाए गए हैं, जो कि नेट JRF की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का पॉलिटिकल साइंस में एमरजेंस। 1960s में पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का प्रयोग पॉलिसी साइंस में वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर व एनालाइज करने के लिए किया। आलमंड व पावेल के अनुसार जब सिस्टम का एक पार्ट चेंज होता है तो बहुत अधिक संभावना है कि सिस्टम के दूसरे अदर पार्ट्स भी इस चेंज को अडेप्ट करेंगे। इवन जौहर एंड लहुमन ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच का प्रयोग सिस्टम थ्योरी को डेवलप करने में किया, जिसे प्रेजेंट सिनेरियो एंड सोशियोलॉजिकल एक्सपीरियंस से मिलकर बनाया गया। हालांकि सिस्टम थ्योरी ट्रेडिशनल SF अप्रोच से बिल्कुल भिन्न है और इस बात पर स्ट्रेस डालती है कि सोशल सिस्टम्स प्राइमरीली कम्युनिकेशन सिस्टम है, न कि सिस्टम ऑफ एक्शन। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की क्रिटिक्स या आलोचनाएं। आपको बताना चाहूँगा कि वैसे ये क्रिटिक्स खुले दिल से नहीं की गई हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सोसाइटी को समझने के लिए इकोलॉजी मॉडल का यूज़ करता है। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सोसाइटी व सिस्टम का एक अलग अलग अनक्लियर व्यू प्रेजेंट करता है। वह ज़्यादातर फोकस ऑर्डर एंड बैलेंस पर रखा गया है। इससे यह ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज को नहीं समझा जा सकता। कुछ थिंकर्स कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच केवल एब्स्ट्रैक्ट रूप में ही सही है, यह रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। नंबर 4, सिस्टम इंटीग्रेशन पर ज़्यादा फोकस होने के कारण एक सिस्टम में अंदर एक इंडिविजुअल के रोल्स पर कोई अटेंशन नहीं दिया गया है। लास्ट पॉइंट, कुछ थिंकर्स मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉम्प्लेक्सिटी और सेल्फ रेफरेंस जैसी बातों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। अब हम रिक्स द्वारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के प्रयोग या एप्लीकेशंस को समझेंगे। रिक्स ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को समझने के लिए इकोलॉजी मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अकॉर्डिंग टू रिक्स, स्ट्रक्चर्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स जिनके द्वारा फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। एक सिंगल स्ट्रक्चर बहुत से मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है।
बहुत से स्ट्रक्चर्स ऐसे भी होते हैं जो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, इन्हें डिसफंक्शनल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। रिग्स ने स्ट्रक्चर्स के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बतलाए हैं। वे हैं इकोनॉमिक, सोशल, कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक एंड पॉलिटिकल फंक्शंस। ये सभी फंक्शंस सभी प्रकार की सोसाइटीज में परफॉर्म हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से हम निम्न फंक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। पहला है एक सोसाइटीज में परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शंस। दूसरा है उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर। तीसरा है उन फंक्शंस को परफॉर्म किए जाने वाले पर्टिकुलर मेथड्स कौन से हैं। ये तीनों क्वेश्चंस हम एसएफ अप्रोच से एनालाइज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे रिग्स के अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल को, जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है। एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने ड्वाइट वाल्डो से इंस्पायर होकर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए मिक्स्ड मेथड यूज़ किए, जिनमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जनरल सिस्टम अप्रोच, इकोलॉजिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। इनका सर्वप्रथम प्रयोग रिग्स ने अपने वर्ल्ड फेमस आर्टिकल अग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया टुवर्ड्स ए टाइपोलॉजीज ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में किया। यह आर्टिकल एक बुक में पब्लिश हुआ जिसका नाम था टुवर्ड्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके एडिटर विलियम जे शिफिन थे। अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल में रिग्स ने आइडियल टाइप मेथोलॉजी का यूज़ किया। यह मेथोलॉजी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकल कनेक्ट करने में काम आती है। इस मेथड का यूज़ करने से हमें सोसाइटीज़ की एक आइडियल पिक्चर मिलती है कि कैसे किसी करेक्टरिस्टिक्स के साथ एक सोसाइटी कैसी दिखती है, वह कैसे डेवलप करती है। मैक्स वेबर की तरह ही रिग्स का यह मॉडल भी आइडियल टाइप था, मीन्स रियल लाइफ में प्रेजेंट नहीं था। रिग्स का एग्रेरिया मॉडल प्राचीन चीन के एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स से व इंडस्ट्रिया मॉडल मॉडर्न अमेरिका से प्रेरित था। अब हम समझेंगे मेन फीचर्स ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। पहला, एक व्यक्ति का सोशल स्टेटस उसके जन्म व उसकी फैमिली बैकग्राउंड के स्टेटस से संबंधित होता है। दूसरा, एग्रेरियन सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो करता है जो कि कुछ प्रभावशाली लोगों को ही फेवर करता है, जैसे रिक्रूटमेंट में कुछ लोगों के लिए ही सीट रिजर्व होना। अग्रेरियन सोसाइटीज़ में एक स्ट्रक्चर ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि राजशाही दरबार। इस समाज के लोग बहुत ही रिजिड होते हैं, वह आपसी इंटरेक्शन बहुत कम होता है, जैसे कि क्लास सिस्टम और छुआछात। जॉब्स में भी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। कुछ पावरफुल लोग ही सोसाइटी के मुख्य पदों पर रहते हैं। अपने सोशल स्टेटस के बेस पर ही वे सोसाइटी में अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इंडस्ट्रिया मॉडल की विशेषताएं निम्न हैं। सोसाइटी में सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस सभी के लिए इक्वली एंड फेयरली व यूनिवर्सली लागू होते हैं। किसी व्यक्ति या परिवार को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता है या फेवरेटिज्म का कोई स्थान नहीं है। इंडस्ट्रिया सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, मींस एक स्ट्रक्चर एक ही फंक्शन अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में किसी व्यक्ति का स्टेटस उसकी मेरिट व अचीवमेंट से ही निश्चित होगा, न कि जन्म से। व्यक्ति एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में इंटरेक्शन भी करते हैं, वह उनसे रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। व्यक्ति उसके प्रोफेशनल अचीवमेंट से ही जाना जाता है, न कि उसकी कास्ट या क्लास से। इस टेबल से आप एग्रेरिया व इंडस्ट्रिया मॉडल में डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि एग्रेरिया सोसाइटीज़ में एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़, पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ एंड डिफ्यूज पैटर्न्स होते हैं, वह इंडस्ट्रिया मॉडल में अचीवमेंट वैल्यूज़, यूनिवर्सलिस्टिक व स्पेसिफिसिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिक्स ऑफ एग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया मॉडल। इंडस्ट्रिया व एग्रेरिया दो एक्सट्रीम सोसाइटीज़ को डिपिक्ट करती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन दोनों कैटेगरीज में फिट नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिशनल सोसाइटी में इन दोनों एग्रेरिया व इंडस्ट्रिया के एलिमेंट मिलेंगे। इसको एड्रेस करने के लिए रिग्स ने एक बीच का मॉडल विकसित किया जिसे ट्रांजिशिया मॉडल कहा गया, लेकिन एग्रेरिया व इंडस्ट्रिया की तरह यह मॉडल अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाया। कुछ थिंकर्स कहते हैं कि एग्रेरिया व इंडस्ट्रिया सोसाइटी रियल लाइफ सोसाइटीज़ को डिपिक्ट नहीं करती हैं। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ मिक्स हैं, जिनमें दोनों मॉडल्स की विशेषताएं मिल जाएंगी। रिग्स ने अपने मॉडल में मिक्स सोसाइटीज़ कैसे काम करती हैं इसकी बात नहीं की है। इन क्रिटिसिजम्स को हम वैलिड समझ सकते हैं, लेकिन रिग्स की ये टाइपोलॉजीज़ आइडियल टाइप मेथोडोलॉजी पर बेस्ड थी, मतलब रियल लाइफ सोसाइटीज़ को ये शो नहीं करती थी। रिग्स ने अपने एग्रेरिया व इंडस्ट्रिया मॉडल में यह मेन प्रिंसिपल दिया कि सोसाइटी सिर्फ एक ही दिशा में ग्रो कर सकती हैं। उनका मानना था कि सभी एग्रेरियन सोसाइटीज़ ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटी की डायरेक्शन में ही ग्रो करेंगी। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही डेवलपमेंट का एक उद्देश्य माना गया है। यह इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोपने जैसा ही था
इस पर ध्यान नहीं दिया गया था कि एग्रेरियन सोसाइटी भी अपनी नीड्स व सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना एक स्पेशल यूनिक वे में विकसित हो सकें। रिक्स ने इन दोनों टाइपोलॉजीज को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करके रिसर्च नहीं किया। एम्पेरिकली रिसर्च करने के लिए रिक्स ने कोई भी मेथड विकसित भी नहीं किया था। इन मॉडल्स ने यह अज्यूम कर लिया था कि इन मॉडल्स की विशेषताएं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे सेव करेंगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पॉलिटिकल व सोशियो कल्चरल सराउंडिंग से कैसे इम्पैक्ट होगा। इन मॉडल्स की शॉर्ट कमिंग्स को देखते हुए रिक्स ने इस मॉडल को नकार दिया व एक नए मॉडल की खोज की, जिसे हम फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अब हम समझेंगे रिक्स के फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल को। रिक्स ने डिफरेंट सोसाइटीज़ को डिफ्रैक्शन के लेवल पर 3 प्रकार की सोसाइटीज़ में डिवाइड किया। डिफ्रैक्शन का मतलब है कि किस लेवल तक डिफरेंशिएशन हुआ है या किस लेवल तक इंटीग्रेशन हुआ है। उसी बेसिस पर सोसाइटीज़ को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। रिक्स ने अपने मॉडल में कभी भी डेवलपिंग व डेवलप्ड नेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। रिक्स के अनुसार डेवलपिंग व डेवलप्ड नोशन बहुत ही जनरल है। वे किसी भी सोसाइटी को डिफरेंशिएशन व इंटीग्रेशन में रिलेशन को शो नहीं करते हैं। डेवलपिंग नेशन का यूज़ नहीं करते हुए भी रिक्स ने प्रिज्मेटिक सोसाइटी का यूज़ डेवलपिंग नेशंस के फीचर्स के लिए ही किया है। जब हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को पढ़ा था और समझा था कि एक स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है, जिसे मल्टी फंक्शनलिटी कहा गया। इसी स्ट्रक्चर को हम फंक्शनली डिफ्यूज कहते हैं। मींस यह स्ट्रक्चर फ्यूज सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। इस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन व इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। वह एक ही स्ट्रक्चर सारे फंक्शंस कर रहा है, इसलिए इसे फ्यूज सोसाइटी कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे एक स्ट्रक्चर सारे फंक्शंस कर रहा है। फ्यूज सोसाइटी की विशेषताएं कैसी होती हैं। फ्यूज सोसाइटी एक ओल्ड ट्रेडिशंस पर बेस्ड सोसाइटी होती हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स भी ट्रेडिशंस पर बेस्ड होते हैं। फ्यूज सोसाइटी में एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। इस सोसाइटी में किसी व्यक्ति का स्टेटस या प्रिविलेज उसके जन्म या परिवार के स्टेटस से ही निर्धारित होता है, जिसे एस्क्रिप्शन कहा जाता है। इन सोसाइटीज़ में कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज भी मिलते हैं। डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़, इन सोसाइटीज़ में स्ट्रक्चर्स फंक्शनली स्पेसिफिक होते हैं। मींस एक स्ट्रक्चर एक ही फंक्शन स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर परफॉर्म करता है। इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि कैसे फंक्शनली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर काम करते हैं, जिनमें फुल डिफरेंशिएशन व फुल इंटीग्रेशन होता है। फुल इंटीग्रेशन मींस अलग अलग फंक्शंस करते हुए भी सभी स्ट्रक्चर एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी की क्या विशेषताएं हैं। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में हाई लेवल का डिफरेंशिएशन मींस स्पेशलाइजेशन एंड हाई लेवल का इंटीग्रेशन मींस कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस स्ट्रक्चर्स होता है। इसलिए डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ के स्पेशलाइजेशन व कोऑर्डिनेशन में मुश्किल से कोई गैप रहता है। सोशल ग्रुप्स के बीच इक्विटी रहती है। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को किसी भी प्रकार की कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है, जिसे यूनिवर्सलिज्म कहा जाता है। व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस मेरिट व परफॉर्मेंस के बेस पर होती है, न कि कास्ट व क्लास के बेस पर। डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिक्स ने ब्यूरो कहा है। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ दोनों फ्यूज्ड व डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ के बीच की सोसाइटी होती है, जिनमें कुछ हद तक डिफरेंशिएशन व स्पेशलाइजेशन तो होता है, लेकिन कम इंटीग्रेशन पाया जाता है। इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि इन सोसाइटीज़ में ओवरलैपिंग की समस्या रहती है। जैसे एक स्ट्रक्चर फंक्शनल स्पेसिफिक होते हुए भी दूसरे स्ट्रक्चर के फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। रिक्स के अनुसार सभी सोसाइटीज़ प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती हैं, क्योंकि कोई भी सोसाइटी इतनी परफेक्ट नहीं होती कि जिसमें फुल डिफरेंशिएशन व फुल इंटीग्रेशन पाया जाता हो। ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। प्रिज्मेटिक सोसाइटी की विशेषताएं कैसी होती हैं। ये सोसाइटीज़ दो कैटेगरीज फ्यूज्ड व डिफ्रैक्टेड के बीच की कैटेगरी की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। पहला, सेलेक्टिविज्म मींस कुछ लोग संख्या में ज़्यादा को कुछ प्रिविलेज मिलते हैं। यह फ्यूज सोसाइटी के पर्टिकुलरिज्म व डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के यूनिवर्सलिज्म के बीच की अवस्था या कंडीशन है। दूसरा, अटेनमेंट, यह फ्यूज सोसाइटी के एस्क्रिप्शन व डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के अचीवमेंट के बीच की कंडीशन है, जिसमें मेरिट व ट्रेडिशनल स्टेटस दोनों फैक्टर्स किसी व्यक्ति के स्टेटस को बढ़ाते हैं। तीसरा है पॉलीफंक्शनलिज्म, यह फ्यूज सोसाइटी के फंक्शनल डिफ्यूजनेस व डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के बीच की कंडीशन है, जिसमें स्पेशलाइजेशन व कोऑर्डिनेशन डिफ्रैक्टेड से कम व फ्यूज सोसाइटी से ज़्यादा पाया जाता है। प्रिज्मेटिक सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को साला कहा जाता है। इस टेबल में तीनों सोसाइटीज़
के डिफरेंसेस को समरी के रूप में दिखाया गया है, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत में कॉन्क्लूजन के रूप में कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। एग्रेरिया व इंडस्ट्रिया टाइपोलॉजी के अंतर्गत एग्रेरिया व इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया, जबकि ट्रांजिसिया सोसाइटी पर बहुत ही कम। बात की फ्यूज सोसाइटी, प्रिज्मेटिक व डिफ्रेक्टिव सोसाइटी में इस कंडीशन से विपरीत प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया, वह फ्यूज्ड व डिफ्रेक्टेड सोसाइटी पर कम। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम साला पर ज़्यादा फोकस किया गया है, फ्यूज सोसाइटी के कोर्ट व डिफ्रेक्टेड के ब्यूरो पर कम। प्रिज्मेटिक सोसाइटी व उसकी विशेषताओं को हम अगले वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। Thank you for watching this video. I again request you to please like and subscribe the channel and hit the bell button. Thank you.